पहला आर्टिकल है आज, कॉट इन इंटरसेक्शंस एंड हैरिस मल्टी कल्चरल टेंट। यूएस के अंदर चुनाव है, चुनाव में सारी चीज़ें निकल के आती हैं, दबी हुई चीज़ें, और चुनाव के अंदर लोग लगे रहते हैं नैरेटिव्स बनाने के लिए, जीतने के लिए कहाँ से क्या क्या बातें निकाल के ला रहे हैं। इंडियन जो पॉपुलेशन है वो बहुत बड़ी है और गेम चेंजर है वहाँ पर। तो ये बताने के लिए कि जो कमला हैरिस है उसको हम इंडियन ओरिजिन की बता रहे हैं, शी इज़ नॉट ऑफ इंडियन ओरिजिन, ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं ये। तो ये यहाँ पर उनने रेसिज्म का चैप्टर उठा दिया, रेस का चैप्टर उठा दिया, ठीक है। और क्योंकि ये एशियन मूल की थी तो अब उनको लेके जो सारी बातें हुई हैं चुनाव के अंदर, उसको कैश करने के लिए उस चीज़ को हम देख रहे हैं। तो पहले पैराग्राफ से थोड़ा सा सेट हो जाएगा, फिर हम डिस्कस करेंगे आगे कि ये मुद्दा क्यों उठाया गया, किस लिए उठाया गया। तो इसके अंदर ये है, दे हैव अ वुमेन हु इज़ ब्लैक। इंडियन को ब्लैक उसमें नहीं लिया जाता, जो अफ्रीकन्स हैं, निग्रो हैं, उनको ब्लैक उसमें कंसिडर किया जाता है। एशियाई मूल के लोगों को ब्लैक नहीं कंसिडर किया जाता, तो उनको लेबल कर रखा है ब्लैक के तौर पे। तो अब इसमें क्या कह रहे हैं कि दे हैव अ वुमेन हु इज़ ब्लैक ऑल्दो यू वुड से दैट शी इज़ इंडियन, ये बट शी इज़ ब्लैक। अ लॉट ऑफ पीपल डोंट नो, सेड रिपब्लिकन नॉमिनी एंड द यूएस प्रेसिडेंशियल रेस डोनाल्ड ट्रंप इन द रिसेंट पॉडकास्ट। तो उसने कह दिया, अब जब वो ये कह रहा था, ये बात कह रहा था कि इंडियन मूल का है, तो एक तो ये बात से वो करना कि शी इज़ नॉट ऑफ इंडियन ओरिजिन, वो क्यों कहा उन्होंने, वो इसलिए कहा कि इनकी जो मदर थी, कमला हैरिस की मदर थी, वो थी श्यामला गोपालन, और वो बायोलॉजिस्ट थी। 1958 के अंदर सी माइग्रेटेड टू यूएस के अंदर वो माइग्रेट कर गई थी। और इनके जो फादर थे वो है डोनाल्ड जे हैरिस, ये बेसिकली जमैका का ही थे, जमैका जो जगह है अफ्रीका के अंदर, वहाँ के थे। एंड ही माइग्रेटेड इन 1961, और उसके बाद इन दोनों की मुलाकात होती है। तो यहाँ जो क्वेश्चन उन्होंने उठाया है, क्योंकि फादर के जो ट्रेड्स होते हैं वो माने जाते हैं, तो फादर क्या है, वो अफ्रीका से है, ब्लैक है, तो इसलिए कह रहे हैं कि शी इज़ बॉर्न फ्रॉम अ ब्लैक मैन। तो ये इसलिए रेसिज्म की बात आ गई वहाँ पर। ये क्यों उठाया है, उसके बाद एक यहाँ पर रेस एंड एडमिशन पॉलिसीज़, वहाँ पर क्या हुआ था, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर एक केस चला था 2014 में। ये बहुत पुरानी बात है। पहले क्या था कि इसके टाइम के अंदर जब वहाँ अब्राहम लिंकन थे, तो उन्होंने, उसके समय में गृह युद्ध हुआ था, उनकी कोशिश थी रेसिज्म को ख़त्म करने की। जो निगरों के बीच में और वाइट मैन के बीच के अंदर जो वहाँ जो द्वंद्व था, उनको नफ़रत की दृष्टि से देखते थे, ये सारे नौकरियाँ नहीं देते थे, ये सब कुछ था। तो उसको, उस भेद को मिटाने के लिए अल्टीमेटली ही सेक्रीफाइस्ड हिज लाइफ, उन्होंने अपनी जान भी कुर्बान कर दी। और अमेरिका के अंदर उस समय सिविल वॉर हो गया था, और वो रुकाई तब था जब अब्राहम लिंकन उस समय वो हुए थे। लेकिन उसके बाद ये चीज़ें कम होनी शुरू हुई, और उसके बाद हर जगह रिजर्वेशन डाल दिया गया, इनको भी मूल नागरिक मान लिया गया। अफ्रीका के जो लोग थे, जो ब्लैक्स थे, उनको भी रिकॉग्निशन दी गई, और हर जगह उनके लिए रिजर्वेशन दी गई। रिजर्वेशन इन द सेंस कि मूवी के अंदर भी, मूवी भी यदि आप बनाओगे तो उसमें इतने % आपको लोग लेने पड़ेंगे। इसलिए आपने देखा होगा अमेरिकन मूवीज़ के अंदर भी ब्लैक लोग मिलेंगे, बहुत सारे ब्लैक हीरोज़ हैं। तो उसका कारण भी ये है, हर जगह रिजर्वेशन की पॉलिसीज़ डाल दी। अब इन्होंने यहाँ पर जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर है, उसके अंदर जो लोकल वाइट है, जो ओरिजिनल अमेरिकन्स हैं, उनकी संख्या बहुत कम है, मात्र 2 से 3% है। बाकी क्या है, एशियन मूल के जो लोग हैं जो वहाँ रह रहे हैं, वो लगभग 40% है। उसके अलावा इन्होंने यहाँ जिक्र कर रखा है ब्लैक, वाइट, हिस्पैनिक, एशियन और अदर्स। तो ये सारे, इनकी जो परसेंटेज है वो ज़्यादा है, लगभग 90 से अबाउ इन लोगों की परसेंटेज है हार्वर्ड के अंदर। और जो रिजर्वेशन पॉलिसीज है वो इनके लिए, उसकी वजह से ये है। पर बाकी इसके बहुत सारे कारण हैं। बहुत सारे कारण ये है कि इंडिया से बहुत सारे लोग केवल पढ़ने की नीयत से जाते हैं। वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनमें ग्रेजुएट होने की, पढ़ने की जो ललक लगा लो या उनका एटीट्यूड लगा लो, पढ़ाई की तरफ इतना ज़्यादा नहीं है।
तो कौन पढ़ेगा? वही पढ़ेंगे जो पढ़ाएगा। मैं तो उनको पता है, एक एशिया का बंदा जा रहा है, उसको पता है लीगल माइग्रेशन चाहिए, तो दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ प्रोफेशन। आप अच्छे डॉक्टर हैं, आप अच्छे इंजीनियर हैं, आईटी फील्ड के अंदर हैं, तो ही आपको लीगल माइग्रेशन मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। यूएस का रेजिडेंटशिप चाहिए आपको। तो दूसरा जरिया है पढ़ाई का, कि पढ़ाई के लिए हार्वर्ड वगैरह के अंदर आप पढ़ाई के लिए, क्योंकि वहाँ के लोकल लोग हायर उसमें स्टडीज़ के अंदर बहुत कम उनका वो है रुझान है। यहाँ के बच्चे ज़्यादा जाके पढ़ रहे हैं, तो 40% के करीब यहाँ के बच्चे हैं। ऐसे ये जो टर्म इन्होंने यूज़ की है हाई स्पेनिक, ये कौन है? ये वो हैं जो स्पेनिश भाषा बोलते हैं। इसके अंदर अर्जेंटीना हो गया, स्पेन आ गया, वहाँ के लोग आ गए, तो इनकी भी रिजर्वेशन है। 19 से 20% इनका वहाँ एडमिशन्स है। फिर ब्लैक्स के हो गए, ये सारी चीज़ें हो गई। अब इसके अंदर एक डेटा रेफर कर रखा है यहाँ पर, इस आर्टिकल के अंदर आप देखो कि यहाँ इसमें आप देखोगे तो यहाँ दे रखा है ये 2027 और 28 बैच की बात कर रहे हैं। इनके एडमिशन कब हुए हैं? एडमिशन हुए 23 के अंदर। तो दो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रहे हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि इक्वल प्रोटेक्शन क्लॉज ऑफ 14 अमेंडमेंट ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन बिटवीन द क्लासेस 27-28 आफ्टर रेस कंसिडरेशन वर रिमूव्ड फ्रॉम एडमिशन, द रेसिकल कंपोजिशन ऑफ स्टूडेंट चेंज ड्रामेटिकली एट MIT. In the fresh batch, about 16% of students are African American, 16% तो ये है, Hispanic, Native American and Pacific Islander compared a recent average of the share of 25%. For African American along, the share dropped from 15 to 5% between the two batches. The share of white student dipped by 1% point from 38 to 37. The Asian American student were gainer from all this. इनका नंबर गेन हुआ है. The share of this group which include Indian jumped from 40 to 27 class to 47 in the batch of 28. तो कितने? 47% एशिया के लोग हैं इसके अंदर, एशिया मूल के लोग. तो उस चीज़ को लेकर कह रहे हैं ये. One of the key argument of the student for fair admission, the petition brought before the Supreme Court, was the race-factored admission policies discriminated against Asian student, which in turn determined both merit and diversity. In the absence of race consideration, more of them would have been admitted, they argued. और ये जो 14 में जो पॉलिसी बदली है उसके बाद इनकी परसेंटेज बढ़ गई, 40 से बढ़ गई, कितने हो गए? ये 47 हो गए. तो ये उस चीज़ को लेकर कह रहे हैं. ये यहाँ इन्होंने ये बात उठा दी. फिर ये कह रहे हैं, यहाँ इस पैराग्राफ में आ जाओ. An African American wrote, the university admission policies asks individual to identify themselves and belonging to one of the few reductionist racial group with boxes for only black, white, Hispanic, Asian or ambiguous or other. Middle Asia person to choose. Someone from Philippines, तो उनके बारे में क्वेश्चन उठा रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे यहाँ. दूसरी बात ये है, ये जो रेस का है ना, वहाँ एक कॉलम दिया जाता है, आप भरना चाहो तो भरो, ना भरना चाहो तो ना भरो. तो वहाँ कोई अपने आप को नहीं डिक्लेयर कर रहा, तो जो डिक्लेयर कर रहे हैं ये उनकी परसेंटेज है. दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है, जो वहाँ डिक्लेयर कर रहे हैं उनकी परसेंटेज है. तो ये क्या कह रहे हैं यहाँ, इसी तरह से इसको कंपेयर कर दिया इंडियन उसके. 2014 के अंदर रिजर्वेशन 2006 के अंदर लागू हुआ, यहाँ उसकी रिपोर्ट आई थी. 2006 के अंदर सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी. और 2014 के अंदर जब बीजेपी गवर्नमेंट आई थी तो उस समय इसको लागू किया गया था. तो सबल्टर्न हिंदू एक टर्म दी हुई है. तो सबल्टर्न कौन है? जो लोअर सोशल सोसाइटी के अंदर, जो थोड़ी सी लोअर क्लास के अंदर है, जैसे जो ओबीसी है या जो मार्जिनलाइज्ड लोग हैं जिनको किनारे पे कर दिया गया, वो है. तो ये है द लोअर सोशल क्लासेस एंड अदर सोशल ग्रुप्स डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द मार्जिन ऑफ द सोसाइटी, उनको कहते हैं. तो उनकी रेशियो भी बढ़ा है यहाँ पर, ये कह रहे हैं.
मुस्लिम्स के बारे में इसके अंदर दे रखा है कि हमारा उससे तो कोई लेना देना नहीं है, तो पैरेलल कर दिया। बट यहाँ क्या है, मेजोरिटी ऑफ इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी हैज़ कम टू द कंट्री थ्रू लीगल रूट्स। तो यहाँ उनको माइग्रेशन मिल रहा है, ये सारा चीज़ें। तो इलेक्शन के अंदर इस तरह के मुद्दे उठने बहुत स्वाभाविक है। फिर दूसरा यहाँ कहाँ है, इसी में इमिग्रेशन इशू के अंदर लास्ट में आ जाओ। ट्रंप ने कहा था कि इलीगल इमिग्रेशन हम रोक देंगे पाकिस्तान से, इन कंट्रीज से जो मुस्लिम्स हैं ख़ास तौर से, उसके लिए कहा था इन्होंने पहले कि मुस्लिम्स इमिग्रेशन पे हम चेक लगा देंगे, उनको अलाउ ही नहीं करेंगे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उसमें पाए जा रहे हैं, डिस्ट्रक्टिव कम्युनिटी है, उसको लेते हुए तो कई सारे बयानबाजी दी थी। तो अब इन्होंने कहा है मिस्टर ट्रम्प हैज स्पेसिफिकली शॉट टू लिंक क्राइम, इन्फ्लेशन एंड हाउसिंग क्राइसिस टू इलीगल माइग्रेशन, और कहा था इलीगल माइग्रेशन को तो बिल्कुल ही ख़त्म कर देंगे। लीगल माइग्रेशन जो हम ओपन करेंगे वो थ्रू प्रॉपर चैनल वो आएंगे, इलीगल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और उसकी वजह से क्या हो रहा है, वहाँ क्राइम बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, मकानों का क्राइसिस बढ़ रहा है, ये सब। एंड टेल माइनॉरिटीज़ दैट दे आर हिट हार्डर बाय दिस, ये। और फिर अब यहाँ जो इनका जो दूसरे जो कैंडिडेट है कमला हैरिस है, उसकी जो पॉलिसीज़ है उनके बारे में यहाँ जिक्र कर रखा है। ये कह रहे कि ट्रांसजेंडरिज्म एंड द क्लासिकल वुमेन्स राइट पॉलिसीज ऑल्सो सिट अनईजी टुगेदर। रिपब्लिकन, तो रिपब्लिकन कैंडिडेट हैं ये रिपब्लिकन, तो इन्होंने क्या कर दिया है, प्रमोशन ऑफ ट्रांसजेंडर राइट बाय डेमोक्रेट्स एज डेट्रीमेंटल टू वुमेन। इन फैक्ट none of the category was watertight silio with many overlapping as the case with Miss Harris herself who is a woman, वो खुद ही वुमेन हो गई। अफ्रीकन अमेरिकन, इंडियन अमेरिकन, तो इस टाइटल क्या बन गया, इंडियन अमेरिकन भी हो गई, अफ्रीकन अमेरिकन भी हो गई, क्योंकि फादर ऑफ वो थे, मदर इंडियन थी, तो इस वजह से। एंड अ सपोर्टर ऑफ ट्रांसजेंडर राइट, और चौथी क्या हो गई, ट्रांसजेंडर राइट को सपोर्ट करने वाली हो गई। तो द ट्रम्प campaign seeks to drive a wedge between the numerous intersections that from the mesh of democratic policies this season the Indian or black question is start। अब यहाँ इस चीज़ को मुद्दे देने के लिए उसने एक क्वेश्चन नया डाल दिया कि ये इसको इंडियन माने या ब्लैक माने, क्या माने। तो चुनाव के अंदर इस तरह के मुद्दे उठते ही हैं। तो कमाल की बात यह है कि यूएस जैसे कंट्री के अंदर वहाँ रेसिज्म जो बिल्कुल ख़त्म हो गया था वो दोबारा जिंदा हो रहा है। तो पॉलिटिक्स किसी भी चीज़ को हवा दे सकती है, किसी भी समय दे सकती है, अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी करा सकती है पॉलिटिक्स, और यही उसका उदाहरण है। और यहाँ भी इसी तरह से ये जो मुद्दे उठ रहे हैं हमारे पॉलिटिक्स के अंदर उठ रहे हैं, कटोगे नहीं तो बटोगे, और ये है वो है, ये सारी चीज़ें, ये सब किस चीज़ को लेकर है, ये सब भी इसी चीज़ को लेकर है, पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल फ़ायदा उठाने के लिए। ठीक है। दूसरा इसी के अंदर जो है ये एक आर्टिकल और है इससे नीचे, ये प्राइवेट सेक्टर होल्ड्स द की इनसाइड ई बस पुश। तो ये प्राइम मिनिस्टर ने एक ड्राइव, पीएम ई ड्राइव शुरू हुई है, और ये है इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहेंसमेंट। उसके अंदर तो ये कह रहे हैं सब्सिडीज़ वगैरह दी है, सारी चीज़ें, फ्रेमवर्क इस तरह से की है कि पब्लिक सेक्टर के अंदर इसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग हो। तो यहाँ क्या है, इन्होंने ये फास्ट एडॉप्शन ऑफ दो उसमें डाल दिया, फेम इंडिया 1 और फेम इंडिया 2। तो फेम इंडिया 1 के अंदर क्या था, फास्टर एडॉप्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल इन इंडिया, ये था पहला प्रोग्राम। सरकार ने इस पर सब्सिडी दी, इसको इनिशिएट कर दिया। उसके अंदर आपकी इलेक्ट्रिक स्कूटी हो गई, इलेक्ट्रिक कार हो गई, ये सारी आनी शुरू हो गई। और जो फेम 2 है ये, इसके अंदर बसेस के लिए है। तो पहली जो सब्सिडी दी गई उसमें कितनी बसेस थी, 425 बसेस आई थी 15 से 19 तक, इनकी अप्रूवल मिली थी सब्सिडी पे। और अब वो ये जो आगे है 19 से 24 तक का जो फ्रेम है, इसके अंदर 7120 बस आ गई है। ये सब कैसे, इलेक्ट्रिक बस है, तो उनके लिए। तो इसमें सब्सिडी की वजह से फिर दूसरा क्या कह रहे हैं कि इसके अंदर जो मेन पूरा जो सिनेरियो है बसेस का, उसके अंदर मैक्सिमम बसेस कौन है, प्राइवेट ऑपरेटर चला रहे हैं। तो प्राइवेट के साथ पब्लिक पार्टनरशिप के अंदर सब्सिडी देने के बाद उस चीज़ को एक्टिवेट करने का है। तो ये जो बसेस चल रही हैं इनसे क्या क्या फ़ायदा हो रहा है, एयर पॉल्यूशन कम हो रहा है,
साउंड पॉल्यूशन कम हो रहा है, लो एनर्जी यूज़ है डीजल की बजाय, डीजल पॉल्यूशन भी करता है, एनर्जी भी ज़्यादा कंज्यूम करता है। उसके अलावा लो मेंटेनेंस है इसकी, ठीक है। पैसेंजर का कंफर्ट है, आवाज़ नहीं है वैसे है, तो पैसेंजर कंफर्ट भी है, इको फ्रेंडली भी है और कॉस्ट इफेक्टिव भी है, कॉस्ट भी इनकी कम होती है। लेकिन क्या ये इतना आसान है? अब सवाल ये उठता है कि इतना आसान है तो कर क्यों नहीं लेते? तो एक तो इलेक्ट्रिक बस जो है वो साधारण बसों से महंगी पड़ती है, पहली बात। और दूसरी बात क्या है? चार्जिंग की। दूसरी बड़ी समस्या किस चीज़ की आ रही है? चार्जिंग की आ रही है, क्योंकि चार्जिंग के लिए बस को चार्ज करने के लिए बड़ी जगह चाहिए। जैसे पेट्रोल पंप पे 10-12 बस खड़ी हो जाए, वहाँ चार्ज हो जाए, तो वहाँ क्योंकि ज़मीन की कॉस्ट बहुत महंगी है और चार्ज भी कहाँ होंगी? ऐसे थोड़ी गांव के अंदर जाके चार्ज हो जाएंगी, हाईवे के ऊपर जगह चाहिए। तो वो जो प्लॉट जो लीज आउट है वो महंगी है उनकी, तो चार्जिंग जो यूनिट्स है वो महंगी पड़ेंगी। एक तो ये हो गया, उसके अंदर इंटरेस्टेड बहुत कम है लोग, फिर भी इसको प्रमोट कर रहे हैं, इसकी भी इकोनॉमिक वायबिलिटी निकाल रहे हैं। तो इसके अंदर ये कह रहे थे कि 18 सबसे उस पर भी सब्सिडी देने की बात हो रही है। तो 1800 ये है ना, विच एम्स टू सब्सिडाइज 1800 बस चार्जर्स। तो 1800 बस चार्जिंग यूनिट ये खोलने की बात कर रही है, उन पर भी सब्सिडी देने की बात हो रही है ताकि वो इस चीज़ को प्रमोट कर सके। अब इसके अंदर एक और है, दो कंपनी, जैसे दो चाइना और कीनिया में, इसके अंदर क्या चलता है? इसके अंदर बैटरी की ओनरशिप नहीं होती कि बस आपकी होगी लेकिन बस की बैटरी आपकी नहीं होगी, बैटरी अलग से कंपनी प्रोवाइड करती है। वो क्या करती है? जैसे आपकी बस 300 किलोमीटर चल गई, बैटरी कंज्यूम होगी, इन बैटरी को उतार लेगी, दूसरी बैटरी रिप्लेस कर देगी और चल जाएगी। तो उसमें चार्जिंग टाइम बचता है, वियर टीयर बचता है, उसके लिए वो अपने चार्जेस लेते हैं। समझ गए आप? तो वहाँ क्या है, तो उसमें वो अपने बड़े बड़े चार्जिंग यूनिट अपनी बनाए रखते हैं, प्रोफेशनली काम करते हैं। तो इसके अंदर यहाँ कर रहे हैं, एक कंपनी का जिक्र किया है इसके अंदर कि मैक्वायरी वर्टिलो प्लेटफॉर्म इन इंडिया। वर्टिलो जो है ये चार्जिंग यूनिट्स और इससे संबंधित है, इलेक्ट्रॉनिक बसेस से संबंधित कंपनी है। और ये जो मैक्वेरी है, ये जो कंपनी है, ये कंपनी क्या करती है? ये इस तरह के बिजनेस पोटेंशियल ढूंढती रहती है, जो अपकमिंग बिजनेस है उसमें कहाँ होगा, उसके सॉल्यूशंस कैसे निकलेंगे, प्रोजेक्ट कैसे निकलेंगे, वायबिलिटी कहाँ होगी, फाइनेंसिस कहाँ से हो गई, उस तरह की कंपनी है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन जो बन रहा है उसने स्कोप बढ़ा दिया है, इंडिया के अंदर ई बसेस के स्कोप्स को बढ़ा दिया है, ये उस चीज़ को लेकर है। तो ये पढ़ लेना पूरा आर्टिकल, आने वाले टाइम के अंदर ई बसेस आनी ही आनी है, ठीक है। क्योंकि पॉल्यूशन बहुत बड़ा, आप दिल्ली का जो हाल हो रहा है, दिल्ली में 400 से ऊपर जा चुका है इंडेक्स, तो बहुत बुरी हालत है वहाँ, पराली वराली, ये तो ये सब चीज़ करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसके अलावा एक आर्टिकल है, ये भी पढ़ लेना, ये सस्टेनेबिलिटी साइंस फॉर एफएमसीजीज, ये है। तो इसके अंदर एक छोटा सा पैराग्राफ में पहला पढ़ देता हूँ इसके अंदर, और इसके अंदर इससे ही समझ में आ जाएगा। द इंडियाज न्यू पीपीपी इनिशिएटिव, द अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एस्टेब्लिश टू प्रमोट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड द रिसेंटली अनाउंस्ड बायो E3 क्या है? 3 E है, जो ट्रिपल E का है, बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, इन्वायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। तो बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ कैसा होना चाहिए? टू जनरेट ऑल द 3 थिंग्स, इकोनॉमिकल, एनवायरमेंटल एंड एम्प्लॉयमेंट, इन द एरिया ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इसके अंदर पॉलिसी एम्फेसिस द नीड ऑफ एकेडमिया इंडस्ट्री पार्टनरशिप, और दूसरी हमने पहले ही बात की थी, एकेडमिया इंडस्ट्री पार्टनरशिप। यहाँ तो हमारे यहाँ चलन नहीं है, अब जो न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आ रही है उसके अंदर ये चीज़ आ रही है। उसके अंदर क्या है, जो भी बच्चे हैं वो पढ़ाई के साथ साथ इंटर्नशिप भी करेंगे। जैसे इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो इंजीनियरिंग में ऑन एंड ऑफ होगा, 6 महीने यहाँ कर लिया, 6 महीने किसी कंपनी के अंदर गए और ट्रेनिंग की। तो उससे क्या है, बच्चों को पता रहेगा कि आज रिक्वायरमेंट किस चीज़ की है, उनको फोकस किस चीज़ पे करना है, उनको रिसर्च में एम्फेसिस किस चीज़ के ऊपर डालना है, कल को गवर्नमेंट किस चीज़ को प्रमोट करने वाली है, किस चीज़ का टाइम आने वाला है, कौन सी चीज़ जो है आउट ऑफ फेज हो रही है, बाहर हो रही है, और कौन सी चीज़ आने वाली है, किस चीज़ का ट्रेंड चलने वाला है, किस चीज़ की रिक्वायरमेंट फ्यूचर में होने वाली है। तभी तो आप तीनों चीज़ों को करोगे ना।
इकोनॉमी बूस्ट कैसे होगी? इकोनॉमिकल फैक्टर ध्यान में रखोगे, एनवायरमेंटल फैक्टर ध्यान में रखोगे और एम्प्लॉयमेंट फैक्टर ध्यान में रखोगे। जब ये तीनों चीज़ ध्यान में रख के आप पढ़ाई करोगे तो सफलता के चांसेस ज़्यादा होंगे। स्किल भी उस हिसाब से डेवलपमेंट होगी, आपकी रिसर्च भी उसी को लेकर फोकस होगी। तो इन सारी चीज़ों की बात कर रहे हैं। तो ये यहाँ भी शुरू होने वाला है। बाहर तो कोई भी प्रोग्राम ऐसा नहीं है जो केवल एकेडमिक हो। यूएस में, यूके में, इनके अंदर कॉम्बिनेशन होते हैं। तो उससे क्या है, वो लोग ज़्यादा जागरूक रहते हैं मार्केट के बारे में। हम पढ़ लिया, हमने आउटडेटेड चीज़ें पढ़ ली, ना किसी ने जरूरत समझी, पिछले 20 साल से सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, पढ़ के हम बाहर आ गए तो क्या है, डिप्रेस होंगे। मार्केट में चलन कुछ और है, मार्केट में प्रैक्टिस कुछ और है, मार्केट की डिमांड कुछ और है, मार्केट के अंदर जो चीज़ें डेवलप हो रही हैं वो किसी और तरह की हो रही है, पढ़ के आप कोई और आए हो। तो आपको मार्केट के साथ पॉपअप करने में भी यू टेक अ लॉन्ग टाइम। तो यदि आप ऐसा करोगे तो फिर सिलेबस भी उसी तरह से डिज़ाइन होगा, रिसर्च भी उसी तरह से डिज़ाइन होगी, बच्चे भी अवेयर होंगे। ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फिर कह रहे हैं, एंड द रोल ऑफ बायो इकोनॉमी इज ड्राइविंग द इकोनॉमी वाइल ऑनरिंग इंडियाज कमिटमेंट टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन स्पेसिफिकली द BE3 policy notes the need to convert chemical based industries to sustainable bio based industries model and also provide an opportunity to revisit the impact of new technologies for existing industries such as fast moving consumer goods। तो जिस चीज़ की इकोनॉमिकल वैल्यू होगी उसी चीज़ में आप ज़्यादा समय लगाओगे, उसी चीज़ के अंदर आप रिसर्च करोगे, उसी चीज़ को प्रमोट करने की कोशिश करोगे, उसी के हिसाब से अपनी स्टडीज़ को अमेंड करोगे। ये है। तो एक पाम ऑयल को लेके कर रखा है कि साबुन जो बनती है उसके अंदर मेन कंटेंट क्या होता है, पाम ऑयल होता है। वेजिटेबल ऑयल भी होता है, पाम ऑयल भी होता है, लेकिन पाम वेजिटेबल की बजाय जो नारियल की खेती है वो आसान भी है, ज़्यादा यील्डिंग भी है, उसके अंदर ज़्यादा वो भी निकलता है। और 40% जो है पूरे जो ऑयल इंडस्ट्रीज उसका पाम ऑयल से जा रहा है, रेट भी कम है। उन सारी चीज़ों को कंसिडर करते हुए ही सारा है, तो इसको आप पढ़ लेना। तो कहने का मतलब क्या है, ये आर्टिकल किस चीज़ को कह रहा है? ये आर्टिकल कह रहा है कि हमें इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के ही हमारी रिसर्च, हमारी स्टडीज़, हमारी प्रोफेशनल ट्रेनिंग, हमारी रिक्वायरमेंट, हमारी मार्केट, इन सब की स्टडी करते हुए ऐसी चीज़ हमें चुननी है। तो ये क्या है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, FMCGs, ठीक है, उनके हिसाब से हमें सारी चीज़ों को करना है। तो आज के लिए इतना ही है। बाकी 1-2 आर्टिकल और हैं वो आप देख लेना, पॉल्यूशन को लेके है, वो तो रोज़ डिस्कस होता ही है, ठीक है। तो ये